नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले पीरियोडिक टेबल को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो वाला जो चैप्टर है वो आपको स्मूथली यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और फिर भी ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ सकता है तो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस ले लो, वो खूब है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज वर्ग 13 के तत्व। पी ब्लॉक में जो पहला वर्ग है वो है वर्ग 13। वर्ग 13 में आपको पता है सर कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं, गाना गा के सुनाया था पीरियोडिक टेबल में मैंने, है ना। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अच्छा, यदि एटॉमिक नंबर याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनको तो आप एटलीस्ट याद कर ही लीजिए कि कौन सा यहाँ पे आपका एटम या फिर एलिमेंट यहाँ पे आता है। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें? बोरॉन आ रहा है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग है, यानी कि ये बोरॉन का परिवार है। इसका क्या नाम है? बोरॉन का परिवार, क्योंकि इस वर्ग का प्रथम सदस्य कौन होता है? बोरॉन होता है, जिसका संकेत क्या है? कैपिटल बी। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से इसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। बोरॉन की हम बात करेंगे और एल्यूमिनियम की हम बात करेंगे। यदि बोरॉन की हम बात करते हैं तो एक अयस्क का आपने नाम सुना होगा, जिससे बोला जाता है बोरेक्स। ठीक है, उसको हम आगे भी जानेंगे बोरेक्स के बारे में। ठीक है, तो एक अयस्क होता है बोरेक्स, तो बोरेक्स के रूप में यह मिलता है बोरॉन। अच्छा, एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो एक अयस्क होता है बॉक्साइट। ठीक है, उसके रूप में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूले कभी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, है ना। यानी कि ये नहीं पूछेगा कि ये इस वाले यहाँ से मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला भी लिखो, है ना। याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चलो जी, बढ़े आगे। अब दूसरी हम बात करते थे, यहाँ पे आपको पता है कि सर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, यदि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP 1 to 6 होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम बात करते हैं तो NH2NP6 ये आपको लास्ट में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सभी जगह देख लो, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ से देखेंगे इसको, ये वाला। अच्छा, आगे देखो, यदि मैं बोरॉन की हम बात करते हैं तो बोरॉन को देखो ध्यान से। बोरॉन की हम बात करते हैं तो कितना आ रहा है इसका? हीलियम 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। यानी कि p में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं अंतिम वाले। क्लियर है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको तो आपको याद पता ही है, हेमा, नीलिमा और करिश्मा सिनेमा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा अक्रिय गैसों के रूप में इनको लिखा जाता है, पता हो तो, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एटम या एलिमेंट्स होते हैं वो किसके रूप में बनना चाहते हैं? अक्रिय गैसों की तरह ही यहाँ पे बनना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या, पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि सर जब भी आवर्त में इधर से इधर जाया जाता है, बाएं से दाएं जाया जाता है, तो जो रेडियस होती है भैया वो घटती है। लेकिन यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है। अच्छा सर, रेडियस यदि घट रही है तो IP क्या होनी चाहिए? आयनन विभव क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अच्छा, रेडियस यदि बढ़ रही है तो IP क्या होना चाहिए? यहाँ पे कम होना चाहिए। यानी कि IP भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे परमाणु आकार भी बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे समझो, वापस से वही बात, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इधर जा रहे हैं, रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। अच्छा, ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे तो यहाँ पे क्या होगी? रेडियस बढ़ेगी हर वर्ग में। ठीक है, हर वर्ग की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली इसको लेकर नहीं चल रहा, हर वर्ग की हम बात करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझो, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? जो कक्षाएं होती है ना, जो कक्षाएं होती है उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। और वहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय आकर्षण क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। जैसे ही नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव वहाँ पे कम होता है। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है? वहाँ पे इनका जो आकार है उसमें कमी आने लग जाती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे कक्षाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती है, और जब यह लगातार वृद्धि हो रही है तो वहां पे नाभिकीय आवेश या फिर नाभिकीय आकर्षण बल जो रहेगा वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहां पे परीक्षण प्रभाव थोड़ा सा हावी हो जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पे वर्ग में जो कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है उसके साथ में जो त्रिज्या का मान है वो भी बढ़ने लग जाएगा, यानी कि आकार जो है वो भी बढ़ने लग जाएगा, त्रिज्या में वृद्धि होने लग जाएगी। स्पेशल नोट, आवर्त में परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आने से आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता के मानों में वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आवर्त में आप चल रहे हैं, ठीक है, तो IP के मान क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और इसी जगह पे मैं और चीज़ लेके चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके भी मान क्या होंगे? बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान की हम बात कर रहे हैं वो भी क्या होंगे भैया? बढ़ेंगे।
इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान भी क्या होंगे यहाँ पे, बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आयरन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मक ऋणता, इनके मानों में क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। जबकि यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता के मानों में यहाँ पे कमी हो जाएगी और आईपी के मानों में भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं भैया, आईपी बोल लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल लो, ये सब क्या होती है, 1/r होती है। ठीक है, जहाँ पे r क्या है, हमारी त्रिज्या है परमाणु की। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, बोरॉन से थैलियम की तरफ हम जा रहे हैं यार, है ना, बोरॉन से थैलियम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बोरॉन से थैलियम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो है ना आकार क्या हो रहा है, आकार यहाँ पे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है सर मास जो होगा ना वो भी क्या होगा भैया, बढ़ते हुए नजर आएगा। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे कि सर मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी को आप कैसे पता करोगे, तो भाई मास तो आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, अनुपात में हम देखें तो उस तरीके से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है जितना फास्ट यहाँ पे मास भाग रहा है। यानी कि जो द्रव्यमान है वो ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जब ऊपर वाली चीज ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है तो भाई यहाँ पे मुझे बताओ जो डी रहेगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि ये ज्यादा बढ़ता और ऊपर वाला कम बढ़ता तो ये कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन मास थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, बोरॉन से थैलियम की तरफ जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु आकार एवं परमाणु द्रव्यमान दोनों बढ़ते हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पे परमाणु आकार की तुलना में परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या इतनी बात क्लियर है, जिसकी वजह से घनत्व में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से घनत्व में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से घनत्व में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से घनत्व में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अब तो रटने में आ गया होगा, अरे रट्टा नहीं लगाना भैया, पूरी चीजें समझनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े इसलिए बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल पढ़ गया हो, है ना, ऐसे नहीं आना, उठ के नहीं आना क्लास में। आयरन विभव आपको बता ही चुका हूँ अभी। ठीक है, कैसे कि सर इधर से इधर जा रहे हैं, रेडियस कम हो रही है, आईपी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रेडियस बढ़ेगी, आईपी कम होगी। ये लो जी साहब, आईपी यहाँ पे कम होगी। बोरॉन का आईपी अपने वर्ग में सर्वाधिक होता है। अच्छा, बोरॉन कहाँ पे आया, इस वाली जगह पे आया, थैलियम नीचे आया, यानी कि अपने वर्ग की हम बात करें, इस वर्ग की हम बात करें तो ऑब्वियसली नीचे आ रहे हैं तो कम होनी चाहिए, यानी कि थैलियम की आईपी सबसे कम होनी चाहिए, बोरॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बात तो पहली समझ में आ गई, क्योंकि इसका आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम, इनके आईपी क्या होते हैं, समान होते हैं। आईपी भैया, आईपी किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे सर आईपी तो यहाँ पे रेडियस से रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हैं परमाणु आकार से रिलेटेड है। इसका मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम होगा, उनका जो आकार होगा वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि आईपी समान है तो इनका जो आकार रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर। थैलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है, जबकि नियमानुसार ये कम होना चाहिए, यानी कि इसको आप अपवाद के रूप में याद रख सकते हैं। यानी कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ रूल लिख के चलें तो थैलियम का सबसे कम होना चाहिए, यानी कि थैलियम का आईपी इंडियम से, थैलियम का जो आईपी है वो इंडियम से अधिक होना चाहिए, लेकिन नियमानुसार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। क्योंकि इंडियम कहाँ पे आ रहा है, मुझे बताओ, इंडियम कहाँ पे आ रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, तो आप यदि नियम की तरफ से देखते हैं तो थैलियम का क्या होना चाहिए, यहाँ पे थैलियम का कम होना चाहिए, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे कम होता जा रहा है, और यहाँ पे इंडियम का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाद होगा एक, उससे आप ध्यान रखें, थैलियम का जो आईपी रहेगा वो इंडियम से ज़्यादा रहेगा। इतनी सी बात तो आप याद रख ही सकते हैं। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न दिया हुआ है, एग्जाम में पूछेगा नहीं बट फिर भी आप याद रख लो। ऐसा 4f इलेक्ट्रॉन्स के दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है, जिसकी वजह से थैलियम के बाह्यतम कोश पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। क्योंकि अच्छा एक बात बताऊँ आपको, यदि जब भी कभी आईपी का या रेडियस का यदि बात आ जाता है ना, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखो, नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है, और नाभिकीय आकर्षण में याद भी क्या करना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है ना अच्छे से। यदि तीसरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, वीडियोस पूरी देखी हुई है, तो एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 बार मैंने आपको हर चीज़ बता रखी है। क्लियर है,
है ना। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को देखो, अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था पहले ही बता दिया था, सो धनात्मक भी दर्शाता है और ये ऋणात्मक भी दर्शाता है। तो ध्यान से समझेंगे। वर्ग 13 तत्वों के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर अक्रिय गैस या छद्म अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बार 8 करने है ना। इसमें थेलियम मुख्य रूप से अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है। इसको आप ध्यान रखें, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव आगे 5-6 क्वेश्चन इस पे बनेंगे, तो अक्रिय युग्म प्रभाव आप ध्यान रखें, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होगा कि सर बाहर इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन जो थे उनको क्या करेगा, त्याग देगा, और ये क्या बना लेगा, अक्रिय गैस या फिर बोल सकते हैं छद्म अक्रिय गैस का विन्यास यहाँ पे प्राप्त कर लेगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान से समझो। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात +1 अवस्था में ये क्या +1 अवस्था हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। क्लियर है? तो अगली क्लासेस में हम बात करेंगे यहाँ पे अक्रिय युग्म प्रभाव के बारे में, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव को अच्छे से देखना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, और यही जो चीज़ है ना, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। कहाँ पे? जब मैंने आपको साम्यावस्था पढ़ाया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप ये वाली चीज़ देख सकते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव, और बाकी क्लासेस में मैं आपको ये करा दूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे पूरी चीज़ें मैं करा दूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि सब पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद करना है ना। कि पीरियोडिक टेबल को यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यार उसके जो ब्लॉक हैं, ठीक है, उनके जो सदस्य हैं उनको आप कैसे पढ़ लेंगे, आप खुद ही सोचो, है ना। तो पीरियोडिक टेबल को तो अच्छे से याद करो ही करो, उसके बाद में आप आराम से इन वीडियोस को देखो। बाकी फिर भी एफर्ट ऐसा है कि आप पीरियोडिक टेबल नहीं भी देखते हैं तब भी आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।